ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is lecture number 6, and in this lecture we will cover three different topics: process, difference between process and program, and process control block. So let's begin the lecture. First of all, we discuss the process. ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में प्रोसेस होती क्या है? So as we discussed in the last lecture also, it is active entity of program. It is an instance of a program is called process. Program is passive entity which are stored in hard disk, but at the time of execution, that program which are stored in hard disk become the process. So we can say, as a definition of process, an instance of program is called process, or the active entity of program is called process. An active entity of program at the time execution is called process. Thus, the single process consists of following: a program in execution, an instance of program running on computer, the entity that can be assigned to and execute on a processor. तो एक सिंगल प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही प्रोसेस है, तो हम एक सिंगल प्रोसेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। इस तरह किसी भी प्रोग्राम के रन होने पर उसके कई सारे इंस्टेंस रन होते हैं। हर एक इंस्टेंस अपने आप में एक प्रोसेस बनता है। इसे हम एंटिटी भी कह सकते हैं। इट इज़ एन एक्टिव एंटिटी जो कि असाइन की जाती है प्रोसेसर को ताकि वो उसे एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि एग्जीक्यूशन का ड्यूरेशन ही प्रोसेस बनाता है। अगर ऑलरेडी स्टोर्ड है हार्ड डिस्क में या प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड है, बट अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो वो प्रोसेस नहीं है। Two essential component of process are program code and set of data. ये प्रोसेस के दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि उसके पास कुछ प्रोग्राम कोड होते हैं और कुछ डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे आप सी के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हो तो सी के प्रोग्राम में कई सारा रीजन तैयार होता है। कुछ फंक्शंस आप डिक्लेयर करते हो, वो स्टैक रीजन का पार्ट है। आप कुछ डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हो, वो डेटा सेगमेंट का पार्ट है। आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन लाइन, कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर हो, वो टेक्स्ट पोर्शन का पार्ट है। ठीक, तो ऐसे कई सारे सेगमेंट्स और कई सारा डेटा हमारे प्रोग्राम के अंदर स्टोर होता है, जो एक डेवलपर, जो एक डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है। तो प्रोसेस के मेजरली दो कंपोनेंट है, प्रोग्राम कोड एंड सेट ऑफ डेटा। सो ये तो ही प्रोसेस की डेफिनेशन। तो प्रोसेस की डेफिनेशन अगर आती है तो आपको केवल इतना लिखना है: प्रोग्राम in the time of execution is called process, or we can say an instance of program is called process. Now, difference between process and program. यदि हम प्रोग्राम की बात करें, it is a set of instructions written to solve a problem. हम लोग प्रोग्राम इसलिए डिज़ाइन करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके, ताकि हम किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ओके, now it is visible. Yes, sir. No, sir. Okay.
ओके, सो प्रोग्राम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम किसी भी प्रोग्राम्स को इस पर्पज से लिखते हैं ताकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में कई सारी अलग अलग अर्थमेटिक प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होगी, कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो और किसी एक्सटेंशन से आप उसे सेव कर देते हो, वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रोग्राम। एंड प्रोसेस, इट इज़ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। और जब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देते हो, उस प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर आउटपुट आता है, तो वो कहलाता है प्रोसेस। तो जब उस प्रोग्राम को सीपीयू एग्जीक्यूट कर देता है तब वो प्रोग्राम बन जाता है प्रोसेस। प्रोग्राम में दूसरा डिफरेंस यदि हम देखें, इट इज़ अ पैसिव एंटिटी फाइल स्टोर्ड ऑन डिस्क। प्रोग्राम को यदि हम देखें तो हमने कुछ उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं और उसको एज अ फाइल, अगर वो सी प्रोग्रामिंग की फाइल है तो हम उसको सेव कर देते हैं डॉट सी से। अगर वो सी प्लस प्लस की है तो हम डॉट सीपीपी से सेव करते हैं। अगर पाइथन प्रोग्रामिंग की है सो हम उसको सेव करते हैं डॉट पी वाई। अगर वो जावा की फाइल है तो हम उसे सेव करते हैं डॉट जावा। अलग अलग एक्सटेंशन, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग एक्सटेंशन अवेलेबल है और वही हमारी फाइल बनाती है। इसलिए इसको कहा जाता है पैसिव एंटिटी, जो कि एक फाइल है और वो फाइल स्टोर्ड होती है हार्ड डिस्क में। जबकि प्रोसेस की अगर बात करें तो वो एक रनिंग एग्जीक्यूशन मोड है किसी भी प्रोग्राम का, इसलिए उसको हम कहते हैं एक्टिव एंटिटी। और जब एक प्रोसेस बनती है प्राइमरी मेमोरी में तो हो सकता है उसके साथ कई सारे रिसोर्सेज भी एसोसिएट हो। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, अगर इस डॉक्यूमेंट फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर दूं, इसको मैं प्रिंट कमांड दे दूं, तो प्रिंटर से प्रिंट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि उसके साथ एक रिसोर्स एसोसिएट हो चुका है जिसका नाम है प्रिंटर। या फिर यदि आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हो, सी प्रोग्राम को, जिसके अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर आपने डिक्लेयर किए हुए थे और वो डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी की रिक्वायरमेंट करते हैं, इधर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, तो मेमोरी भी एक रिसोर्स हुआ। तो आपका प्रोग्राम, जो सी का प्रोग्राम है, जब वो एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट कर देता है और फिर वो रिसोर्स जो कि मेमोरी है, वो रिसोर्स उस प्रोग्राम को एलोकेट हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है उस प्रोग्राम के साथ, और वो रिसोर्स उस प्रोग्राम के साथ तब तक एसोसिएट रहेगा जब तक कि वो अपना आउटपुट जनरेट ना कर दे। आउटपुट जनरेट होने के बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है और तब उसके बाद रिसोर्स रिक्लेम किए जाते हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हर एक प्रोग्राम की ये स्पेशलिटी होती है कि वो जो भी रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन इट हैज़ टू बी रिक्लेम और डीएलोकेट द रिसोर्सेज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको जो रिसोर्स मिले हैं वो रिसोर्स उसे वापस भी करने होते हैं, रिटर्न करने होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिसोर्स को प्रॉपर पूलिंग कर पाए, जहां से वो उसने रिसीव किया था वहीं पर उसे सेंड कर पाए। इसलिए प्रोसेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एक्टिव एंटिटी है और कई सारे रिसोर्सेज उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तीसरा डिफरेंस अगर हम देखें प्रोग्राम और प्रोसेस में, अ प्रोग्राम इज अ सिंगल एंटिटी इन इटसेल्फ। एक प्रोग्राम एक सिंगल एंटिटी होता है, जबकि प्रोसेस, टू और मोर प्रोसेसेस में बी एसोसिएटेड विद द सेम प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम से कई सारी प्रोसेस अटैच हो सकती है। तो आपने देखा होगा किसी एक एप्लीकेशन के अंदर कई सारे मेन्यूज होते हैं, कई सारे थ्रेड्स होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस बन सकती है, बट प्रोग्राम अपने आप में एक सिंगल एंटिटी होता है। नेक्स्ट, अगर फोर्थ डिफरेंस की बात करें, अब प्रोग्राम आर प्रेजेंट यूजुअली इन सेकेंडरी मेमोरी वेयर प्रोसेसेस आर फाउंड इन द मेन मेमोरी। तो ये मेमोरी से टर्म्स में डिफरेंस है कि प्रोग्राम हमेशा
सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, जबकि प्रोसेस हमेशा मेन मेमोरी में मिलता है। एंड लास्ट डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, प्रोग्राम रिमेन्स इन सेम स्टेट थ्रू आउट इन इट्स लाइफ टाइम। प्रोग्राम हमेशा अपने जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है तो उसका कभी भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, बट प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो वो अपनी स्टेट को बदलती है। आगे चल के हम देखेंगे कि प्रोसेस की कितनी 5 स्टेट्स होती है। प्रोसेस कभी न्यू स्टेट में बिलोंग करती है, कभी वो रेडी स्टेट में बिलोंग करती है, कभी वो रनिंग स्टेट में बिलोंग करती है, कभी वेटिंग स्टेट में बिलोंग करती है, और कभी वो अपना आउटपुट जनरेट कर चुकी है तो वो टर्मिनेट स्टेट में बिलोंग करने लगती है। तो प्रोग्राम हमेशा अपनी एक सेम स्टेट में बना रहता है। आपने जो भी उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और जिस एक्सटेंशन से उसको आपने सेव किया हुआ है वैसा ही प्रोग्राम आपके हार्ड डिस्क में हमेशा रहेगा, यदि आप उसमें चेंज नहीं करते हैं तो। और अगर आप उसका एक्सटेंशन बदलते हैं, उसका डेटा स्ट्रक्चर बदलते हैं, उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कुछ एडिशन करते हैं तो ही वो अपना स्टेट बदलेगा, अदरवाइज वो स्टेट नहीं बदलता है। जबकि प्रोसेस जब भी मेमोरी में आती है, प्राइमरी मेमोरी में, तो वो 5 अलग अलग स्टेट में बिलोंग कर सकती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि न्यू स्टेट में प्रोसेस का क्या होता है, रेडी स्टेट में किस तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है, रनिंग स्टेट में क्या होता है, वेटिंग में क्या होता है, एंड देन टर्मिनेट कैसे होती है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोग्राम के बारे में। अ प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्क बाय इट्स नेम, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि यदि हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर नोट करते हैं और फिर हम उसे डिस्क में सेव कर देते हैं, तो सेव करने के लिए हमें उस फाइल का, उस प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ता है। तो प्रोग्राम हमेशा हार्ड डिस्क में रिप्रेजेंट होता है उसके नेम के थ्रू। यदि हमें सर्च करना है तो हमें उस पर्टिकुलर फाइल के नेम के बेस पे सर्च करना होता है, जबकि प्रोसेस की इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी में एक पीसीबी ब्लॉक के थ्रू मिलती है। मतलब जैसे आप फाइल को उसके नेम से कॉल करते हो, जैसे आपको मुझे कॉल करना है तो आपका एक नेम है, वो नेम मुझे इंफॉर्मेशन देता है कि वो स्टूडेंट कौन है, राइट। तो जैसे किसी फाइल को हम नेम से कॉल करते हैं, वैसे ही प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पीसीबी से उसकी इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये जो प्राइमरी मेमोरी में तैयार होता है हर एक प्रोसेस के रिगार्डिंग, इसके पास उस प्रोसेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोसेसर को चाहिए उसके एग्जीक्यूशन के लिए। अगर सीपीयू के पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस की पूरी डिटेल है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर पाता है, अदर उसके पास उसके रिलेटेड कोई डिटेल मिसिंग है तो प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इसलिए एक प्रोसेस हमेशा रिप्रेजेंटेड होती है मेन मेमोरी में बाय पीसीबी, और पीसीबी का जो फुल फॉर्म है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये एक ऐसा ब्लॉक है जो हर एक प्रोसेस के लिए यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कई सारी प्रोसेस का एक कॉमन पीसीबी ब्लॉक बन जाए, क्योंकि हमें प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखना है। कई सारी प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में तैयार होती है, प्रिपेयर होती है, अपने कॉन्टेक्स्ट को तैयार करती है, अपने डेटा सेगमेंट को तैयार करती है, स्टैक सेगमेंट को तैयार करती है, एक्स्ट्रा सेगमेंट को तैयार करती है। तो हर एक प्रोसेस का अपना एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका जो डिज़ाइनिंग है एक स्पेसिफिक पर्पस से है। अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें 2 वेरिएबल का एडिशन होने वाला है और उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो अलग अलग आ सकती है। तो आप एक प्रोग्राम को यदि 4 अलग अलग बार एग्जीक्यूट करते हो और हर बार आप एक नई वैल्यू देते हो तो हर बार उस प्रोसेस का पीसीबी ब्लॉक अलग अलग तैयार होगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की वैल्यू डिफर करने लगी है। तो प्रोसेस हमेशा रिप्रेजेंटेड होती है मेन मेमोरी में पीसीबी के थ्रू। पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और ये रिक्वायर्ड होता है सीपीयू के लिए ताकि सीपीयू को प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल सके।
और पीसीबी ब्लॉक में ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बहुत सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करती है प्रोसेस के बारे में। सो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पीसीबी ब्लॉक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक प्रोसेस में हो सकती है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पीसीबी ब्लॉक में स्टोर होती है और वो पीसीबी ब्लॉक से डायरेक्टली डील करता है सीपीयू, ताकि वो प्रोसेस को सिस्टमेटिक एग्जीक्यूट कर पाए। नाउ अगला डिफरेंस है प्रोग्राम के बारे में। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑन डिस्क आर लिमिटेड बाय साइज ऑफ द डिस्क। कितने प्रोग्राम हम स्टोर कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है हमारी डिस्क की साइज कितनी है। प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी इज लिमिटेड बाय साइज ऑफ मेन मेमोरी। इसी तरह से मेन मेमोरी की साइज डिसाइड करती है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अगर आपके पास प्राइमरी मेमोरी की साइज बड़ी है, यू कैन हैव अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। यदि आपके पास प्राइमरी मेमोरी की साइज कम है तो आप कई सारे प्रोसेस को एक साथ नहीं चला सकते। सो प्रोग्राम की साइज, कितने प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क में स्टोर होंगे, डिपेंड करेगा साइज ऑफ डिस्क, और कितनी प्रोसेसेस प्राइमरी मेमोरी में रन होगी डिपेंड करेगा साइज ऑफ मेन मेमोरी। सो ये थे कुछ डिफरेंस प्रोसेस और प्रोग्राम के बारे में। रिलेटेड टर्म्स है इसलिए इसको प्रॉपरली समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ना समझे तो सभी को एक जैसा लगेगा कि प्रोग्राम भी वही है और प्रोसेस भी वही है, तो ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों के रिसोर्सेस अलग है, दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग है, इसलिए प्रोग्राम और प्रोसेस में प्रॉपरली डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही डिफरेंस मेंशन करने हैं। नाउ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जैसे मैंने बताया कि यदि किसी सीपीयू को किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, आप जैसे सी के प्रोग्राम लिखते हैं और आप सी के प्रोग्राम को रन कर देते हो, एग्जीक्यूट कर देते हो कुछ कमांड के कलेक्शन से, तो जैसे ही उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो प्रोसेस बनती है। प्रोसेस अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी में लेकर आती है और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का टेक्स्ट, डेटा और स्टैक, ये तीनों रीजन मेंशन होते हैं। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर प्रोसेस से एक ब्लॉक तैयार होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर वो सभी इंफॉर्मेशन होगी लाइक आइडेंटिफायर, स्टेट, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। सो एक पीसीबी ब्लॉक के अंदर 9 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके बारे में डिटेल स्टोर होती है, और ये सभी डिटेल सीपीयू को रिक्वायर्ड होती है उसके फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यदि हमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन बनानी है, सो कैसे हम उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं? ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कीप ट्रैक ऑफ अ प्रोसेस व्हेन switching is kept in the data package called process control block। वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक प्रोसेस के बारे में होती है, और जब प्रोसेस को हमें शिफ्ट करना होता है, स्विच करना होता है किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तब हमें पीसीबी से डील करना होता है। पीसीबी के पास ही सारी डिटेल होती है प्रोसेस के बारे में। एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट पूरा स्विच होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो कितना डेटा हमें शिफ्ट करना है ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बताता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें स्विच करनी है ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमें बताता है, क्योंकि कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें प्रोसेस को स्विच करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे यूज़र को 1 बाय 1 एलोकेट करना होता है हमें प्रोसेसर।
तो यूज़र अगर 5 प्रोसेस चला रहा है, सेकंड यूज़र अगर 10 प्रोसेस चला रहा है, थर्ड यूज़र अगर सपोज 50 प्रोसेस चला रहा है, तो हमारे प्राइमरी मेमोरी में तो काफ़ी सारी प्रोसेस अवेलेबल है। बट जिस सर्वर पे इतनी सारी प्रोसेस रन होती है, वहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी वो इस चीज़ को अलाउ कर रहा है। और सभी यूज़र का उसे काम भी करना है, राइट, और किसी भी यूज़र को डिले भी नहीं करना है, तो उसको स्विच तो करना हो। तो सीपीयू इस तरह से कई सारी प्रोसेस को स्विच करता हुआ उसका एग्जीक्यूशन फिनिश करता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक प्रोसेस के ट्रैक को रखने में हेल्प करती है और टाइम टू टाइम स्विचिंग करने में, उसके डेटा पैकेज को स्विच करने में हेल्प करती है, वो इंफॉर्मेशन हमें देता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक टिपिकली कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक पीसीबी ब्लॉक कई सारी इंफॉर्मेशन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इंफॉर्मेशन है आइडेंटिफायर, a unique ID to distinguish it from all other process। तो सबसे पहले तो एक आइडेंटिफायर, जैसे आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट आईडी है। ये एनरोलमेंट आईडी आपको हजारों लाखों स्टूडेंट में यूनिक बनाती है। आप किस बैच के हो, आपके कॉलेज का कोड क्या है और आपकी आईडी क्या है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन का एक कंबाइंड करके यूनिवर्सिटी आपको एक एनरोलमेंट नंबर दे देती है। तो वही एनरोलमेंट नंबर से उस यूनिवर्सिटी को आपके बारे में पूरी डिटेल पता चल जाती है कि आप किस कॉलेज के हो, आप किस स्ट्रीम के हो, आप किस बैच के हो, राइट। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक आइडेंटिफायर से मिलती है। सिमिलरली, अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, तो सीपीयू जब उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, तो उसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये मिलनी चाहिए कि प्रोसेस की आईडी क्या है। सो एक यूनिक आईडी उसे प्रोवाइड की जाती है और वो आईडी आइडेंटिफायर बन जाती है। सेकंड है हमारे पास स्टेट। जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस अलग अलग स्टेट में बिलोंग कर सकती है। सो एक प्रोसेस की मेनली 5 स्टेट होती है: न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट एंड टर्मिनेटेड स्टेट। तो इससे, इस एट्रीब्यूट से हमें ये पता चलता है कि प्रोसेस करेंटली किस स्टेट में है। तो अगर वो रनिंग स्टेट में होगा तो ही उसे सीपीयू एलोकेट करना है। अगर उस रनिंग स्टेट में नहीं है तो सीपीयू यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इन पांचों स्टेट के बारे में प्रॉपरली। फिलहाल इतना कि स्टेट एट्रीब्यूट या स्टेट इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोसेस के बारे में कौन सी डिटेल देता है। तो स्टेट इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोसेस के बारे में ये बताता है कि उसका करेंटली स्टेटस क्या है, करेंटली वो किस स्टेट में बिलोंग करती है, वेदर इट इज़ बिलोंगिंग टू न्यू स्टेट और रेडी और रनिंग और वेटिंग और टर्मिनेटेड स्टेट। थर्ड होता है प्रायोरिटी। कई बार प्रोसेस जब प्राइमरी मेमोरी में आती है तो वो अपने साथ एक डिजिट लेकर आती है, एक नंबर लेकर आती है, और वो नंबर उसकी प्रायोरिटी नंबर होता है, राइट। तो प्रायोरिटी नंबर एक सिंपल इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से 5 तक होती है। मिनिमम वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी शो करता है और हायर नंबर लोअर प्रायोरिटी शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर 0 नंबर है तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी कहलाती है, और अगर 5 नंबर है तो वो लोएस्ट प्रायोरिटी कहलाती है। तो ऐसी कई बार प्रोसेस हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं कि हमें कौन सी प्रोसेस को पहले रन करनी है और कौन सी प्रोसेस को बाद में रन करनी है, किस प्रोसेस में डिले अलाउ करना है, किस प्रोसेस में डिले अलाउ नहीं करना है। तो हम उस प्रोसेस के साथ एक डिजिट सेंड कर देते हैं और वो कहलाता है प्रायोरिटी नंबर, और इसी से उस प्रोसेस की प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है। और यदि हम उसे 0 असाइन कर दें तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, अगर हम उसे 5 असाइन कर दें तो वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ वैल्यूज़ है जो पहले से फाइनलाइज है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन नंबर को समझता है और प्रायोरिटी कॉलम में अगर हम इस एट्रीब्यूट को सेट कर दें, इस नंबर को सेट कर दें, तो फिर हमारा प्रोग्राम या हमारा जो प्रोसेस है
वो उस लेवल पे फिर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। और ये हम जितनी भी हमारी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे हम ये सब कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम एक प्रोसेस क्रिएट भी कर सकते हैं, और उसमें जो पैरामीटर हम पास करते हैं तो प्रायोरिटी वाला एक कॉलम होता है, एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं। उस पैरामीटर में हम जो भी नंबर पास करेंगे हमारा प्रोसेस उस लेवल पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम 0 करेंगे तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे या 4 करेंगे तो इस तरह से उसका डिले बढ़ेगा। तो प्रायोरिटी एट्रीब्यूट एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेस की प्रायोरिटी लेवल बताती है कि उसे कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। 4th इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम काउंटर, पीसी। एफसीओ में हम लोगों ने जब सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर के बारे में स्टडी किया था तब प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर आया था। तो प्रोग्राम काउंटर बताता है कि नेक्स्ट कौन सा एड्रेस है जिसके इंस्ट्रक्शंस को हमें फेच करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में भी जो प्रोग्राम काउंटर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखती है, क्योंकि एक प्रोग्राम में तो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, राइट। अब जब प्रोग्राम रन होता है तो वो प्रोसेस बनेगा, और प्रोसेस बनेगा तो उससे रिलेटेड एक पीसीबी तैयार होगी, और पीसीबी के अंदर हमेशा 1 बाय 1 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करने वाला जो एड्रेस है वो वहाँ पे स्टोर होता जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो हमेशा प्रोसेस से रिलेटेड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आने वाला है उसका एड्रेस को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर। जैसे प्रोग्राम काउंटर है वैसे सीपीयू रजिस्टर भी है। सीपीयू रजिस्टर का यूज़ कहाँ होगा? रजिस्टर वेरी इन वेरियस नंबर ऑफ टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हमने एक आर्किटेक्चर समझा था 8086, उसमें हमने देखा था कि कई सारे सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, टेम्पररी रजिस्टर था, फ्लैग रजिस्टर था, एक्यूमुलेटर था, प्रोग्राम काउंटर था, राइट। तो अलग अलग आर्किटेक्चर के बेस पे सीपीयू के रजिस्टर का टाइप वेरी करता है। तो कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर हमारा प्रोसेस यूज कर रहा है उसके बारे में ये डिटेल रखेगा। अगर हमारा प्रोसेस करेंटली सपोज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज कर रहा है तो वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी कि सीपीयू रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारी प्रोसेस यूज कर रही है, राइट। तो सीपीयू रजिस्टर हमें वो डिटेल देती है कि करेंटली हमारी जो प्रोसेस है वो कौन सा सीपीयू रजिस्टर यूज कर रही है अपने एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, हमें पता है कि जब एक से ज़्यादा प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है तो हमें सारी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी लगानी स्टार्ट करनी होती है, राइट। तो सीपीयू कभी भी बिना प्लानिंग के काम नहीं करता। यदि हमारे घर में भी कोई फंक्शन होता है या कोई छोटा सा प्रोग्राम होता है तो हमें उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्लानिंग करनी होती है, कुछ पॉलिसी करनी होती है, क्योंकि हम उस प्रोग्राम को प्रॉपरली सिस्टमेटिक ढंग से फिनिश करना चाहते हैं। इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए हम कुछ स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, उसी स्ट्रेटजी का नाम होता है शेड्यूलिंग। तो यही कारण भी है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे यूज़र एक साथ उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। ऐसे सिचुएशन पर जब मोर देन वन यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं तो हर यूज़र का अपनी प्रोसेसेस प्राइमरी मेमोरी में आने वाली है जो सर्वर की प्राइमरी मेमोरी पर एग्जीक्यूट होने वाली है। इसलिए ये बेटर होगा कि सीपीयू अपनी कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू उन सारी प्रोसेस को मैनेज करे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि करेंटली हमारी प्रोसेस कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रही है। ऐसी बहुत सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है,
शॉर्टेज ऑफ रिमेनिंग नेक्स्ट है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है, प्रायोरिटी बेस्ड क्यू है। ये ऐसी एल्गोरिथम्स है जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की कैटेगरी में आती है। राउंड रोबिंग है एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इसमें से कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे प्रोसेस को अवेलेबल हुई है, या हमारी प्रोसेस किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बेस पर रन हो रही है, वो डिटेल हमें मिल जाती है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स अ प्रोसेस प्रायोरिटी, pointer to scheduling queue and any other scheduling parameters। तो सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में हमें तीन चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले प्रोसेस की प्रायोरिटी, उसका नंबर क्या है, उसे कब शेड्यूल करना है। अगर प्रायोरिटी नंबर सबसे लोएस्ट है तो वो सबसे पहले शेड्यूल होगी, और अगर प्रायोरिटी नंबर हायर है तो वो बाद में शेड्यूल होगी। अगली इंफॉर्मेशन है पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यू। शेड्यूलिंग क्यू का पॉइंटर जिसके पास एड्रेस होगा, एंड एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर लाइक नेम ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन से मिलती है, जो कि पीसीबी ब्लॉक में ही मेंटेन होता है। सेवंथ है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में जब हमारा प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में आता है, तब कई सारे रजिस्टर की इंफॉर्मेशन भी हमें मिलनी ज़रूरी होती है। बिकॉज सीपीयू को अगर ये नहीं पता होगा कि बेस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, तो वो उसके इंस्ट्रक्शन तक नहीं पहुंच सकता। राइट आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि अगर अरे का बेस एड्रेस नहीं पता है, तो हम उस अरे के सेकेंड इंडेक्सिंग पे, थर्ड इंडेक्सिंग पर कैसे पहुंचेंगे। राइट अगर रियल एग्जांपल लें कि अगर कोई रो हाउस बने हुए हैं, उस पर नंबरिंग है कि फर्स्ट रो में सपोज बंगलो नंबर 1 2 3 4 5 है, सेकेंड रो में 6 7 8 9 है, तो हमें फर्स्ट रो में जाना है या सेकेंड रो में जाना है बंगलो नंबर 3 को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम रो वाइज पहले देख लेते हैं कि यदि ये फर्स्ट रो है, इसी के अंदर हमें थर्ड नंबर का बंगलो मिलने वाला है। राइट और हर रो में सपोज 10 बंगले हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें ये एज्यूम लग जाता है कि इस रो में 1 से लेकर 10 तक इंडेक्सिंग एलोकेटेड है। तो मिनिमम 1 से लेकर 10 तक जो बंगलो नंबर है वो फर्स्ट रो में मिलने वाले हैं, अगले जो 10 नंबर है वो सेकेंड रो में मिलेंगे। तो यदि हमें सपोज 49 नंबर का बंगलो चाहिए या 49 नंबर का बंगलो हमें सर्च करना है, तो हमें क्लियर है कि एक रो में 10 बंगलो है, तो हमें फोर्थ नंबर की रो में सबसे लास्ट नंबर का बंगलो जाना होगा। तो ये आपने कैसे फाइनल की कि आपको फोर्थ नंबर की रो में 49 मिलेगा, उसके बेस एड्रेस को देखकर। राइट तो किसी भी सेगमेंट के अंदर किस पोजीशन पे आपको पहुंचना है, किस बाइट ऑफसेट पे आपको पहुंचना है, उसके लिए आपको बेस एड्रेस होना जरूरी है। राइट फॉर एग्जांपल अभी मैं सपोज सेकेंड नंबर के पेज पर हूं, बट सेकेंड नंबर के पेज पर मैं किस नंबर की लाइन पर हूं, किस नंबर के वर्ड पर हूं, तो ये यहाँ पे मुझे डिटेल मिल जाती है कि मैं पेज नंबर 2 पर वर्ड नंबर 482 पर हूं। तो इसीलिए बेस एड्रेस मिलना जरूरी है, और ये बेस एड्रेस रखता है बेस रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तब इसमें 4 अलग अलग तरह के रजिस्टर थे। बेस रजिस्टर है, सेगमेंट रजिस्टर्स है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स है। तो उसमें से बेस रजिस्टर हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस रखता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का। जैसे इस पेज का स्टार्टिंग एड्रेस है 2, और इस 2 बेस एड्रेस के अंदर काफ़ी सारी लाइनें हैं, इसको हम कहते हैं बाइट ऑफसेट। तो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या रखता है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो बेस रजिस्टर की वैल्यू रखेगा, मतलब बेस एड्रेस की वैल्यू रखेगा एक रजिस्टर में जिसका नाम होता है बेस रजिस्टर। और सेकंड होता है लिमिट रजिस्टर, जिसके अंदर नंबर ऑफ बाइट, कैपेसिटी कितनी है उस सेगमेंट की, मतलब पेज नंबर 2 में तो कितनी लाइनें लिख सकते हैं। अगर हम इस पेज नंबर 2 में टोटल 15 लाइन लिख सकते हैं,
तो हम 50 लाइन को ही एक्सेस कर पाएंगे, राइट। अगर ये सपोज टोटल 50 लाइन है तो 50 के अंदर ही हम एक वैलिड एड्रेस जनरेट कर पाएंगे और उस पर्टिकुलर लाइन पर पहुंच पाएंगे उसको रीड या राइट एग्जीक्यूशन करने के लिए। बट यदि इस सेगमेंट का टोटल साइज 50 बाइट्स है और हम 52 नंबर की बाइट को एक्सेस करना चाहें तो 52 नंबर की बाइट पर कुछ भी डेटा नहीं मिलने वाला। यह डेटा मिलेगा भी तो वो किसी दूसरे सेगमेंट के अंदर का डेटा होगा, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का डेटा वो नहीं होगा। इसी से ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि यूज़र ने जिस सेगमेंट के लिए अप्रोच किया है और जिस लाइन नंबर के लिए अप्रोच किया है वो सेगमेंट और लाइन नंबर वैलिड डेटा है या नहीं है। तो वैलिड और इनवैलिड इस तरह से क्लियर हो जाता है, क्योंकि हर एक सेगमेंट का एक बेस एड्रेस है और एक लिमिट रजिस्टर के पास उसके पास टोटल नंबर ऑफ साइज कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में टोटल डेटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है। और जब एड्रेस जनरेट होगा तो उतना ही एड्रेस जनरेट हो पाएगा जितना उस सेगमेंट के अंदर डेटा है। और अगर उस सेगमेंट के बाहर का डेटा या उस सेगमेंट के बाहर की लाइनें के लिए एड्रेस जनरेट करने का ट्राई किया जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रैप कर लेगा और आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा, मैसेज दे देगा, इनवैलिड रेफरेंस, इनवैलिड एड्रेस, डेटा नॉट फाउंड। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम एरर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि बेस एड्रेस कौन सा है और टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है उस सेगमेंट के अंदर। और ये दोनों मेंटेन किए जाते हैं दो रजिस्टर के थ्रू। बेस रजिस्टर बेस एड्रेस स्टोर करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करेगा एक पर्टिकुलर सेगमेंट का। लिमिट रजिस्टर उस सेगमेंट की टोटल कैपेसिटी डिसाइड करेगा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ बाइट्स उस सेगमेंट के अंदर है, ये बताता है लिमिट रजिस्टर। 8th नंबर पर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में टोटल अकाउंटेबिलिटी कि हमारी प्रोसेस ने टोटल सीपीयू का कितना टाइम यूज़ किया, उसकी जो टाइम लिमिट्स है उसके बारे में, अकाउंट नंबर्स इसके बारे में, टोटल कितनी जॉब्स एग्जीक्यूट हुई, टोटल कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, उस प्रोसेस के नंबर्स क्या है एंड सो ऑन। तो टोटल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे पता चल जाती है। एंड फाइनली रहता है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। कई बार जब हम कोई प्रोसेस को रन करते हैं तो उस प्रोसेस से रिलेटेड कई सारे रिसोर्सेस जो इनपुट आउटपुट की कैटेगरी में आते हैं वो रिसोर्सेज भी इनके साथ एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपके प्रोग्राम सपोज प्रिंटर की जॉब, प्रिंटर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट करता है तो जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो प्रिंटर की रिक्वायरमेंट करेगा और जब वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा तब प्रिंटर उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। साथ ही साथ जब प्रोग्राम वो डिज़ाइन हो रहा था तब आप कीबोर्ड से उसको डिज़ाइन कर रहे थे, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में है, इसका मतलब कीबोर्ड उस प्रोग्राम के साथ अटैच हो गया है। कई बार प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कुछ की का कॉम्बिनेशन प्रेस करना होता है तो इस समय कीबोर्ड उसके साथ एसोसिएट हो गई। कई बार आप प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन देते हो तो प्रोजेक्टर उसके साथ एसोसिएट हो गया। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस तरह से अपने प्रोसेस के साथ एसोसिएट होती है। तो कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है एज अ रिसोर्सेस, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन से। तो ये है हमारे पास टोटल 9 इंफॉर्मेशन जो एक पीसीबी ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन करके रखता है ताकि एक प्रोसेस से रिलेटेड हम पूरी डिटेल मेंटेन कर पाए और टाइम टू टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करना है या सीपीयू को प्रोवाइड करना है हम उसे प्रोवाइड करना स्टार्ट करें। यही पर्पस भी होता है पीसीबी डिज़ाइन करने का। पीसीबी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन होती है, जब भी प्रोसेस रन होती है तो उससे रिलेटेड पीसीबी तैयार हो जाती है। तो ये था हमारा आज के सेशन के टॉपिक्स। आई होप आपको क्लियर हुए हैं। हमने सबसे पहले प्रोसेस के बारे में डेफिनेशन तैयार की, प्रोसेस की हमने डेफिनेशन तैयार की। उसके बाद
डिफरेंस देखा प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में, हमें करीब 7 से 8 डिफरेंस देखे। और उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देखा, उसके पास कौन कौन से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हमने देखी। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। प्रोसेस के बारे में डेफिनेशंस आती है, प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, प्रोसेस के स्टेट्स के बारे में क्वेश्चंस आता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन सी इसेंशियल पैरामीटर्स है जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रखती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।